हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज मैं फिर से वैसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और आज है मेरे पास 2019 के बायोकेमिस्ट्री सेकंड डीएमएलटी क्वेश्चन पेपर। हम उसका पार्ट ए क्वेश्चन यानी कि कल हम जो वीडियो बनाए थे वहाँ पे आप लोगों को 60 क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का था, 8 क्वेश्चन हम उसके बारे में बात कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा देन नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग फर्स्ट पार्ट ए को चेक कर लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे पार्ट बी में आना। ठीक है, पार्ट बी में आप लोगों का क्या है ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर लिए थे 8 क्वेश्चन विच इज ऑफ 5 मार्क्स। वहाँ पे आप लोगों का 40 मार्क्स खत्म हो चुका है। आज हम बात करेंगे 20 मार्क्स के बारे में। तो फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन होगा तो ये आप लोगों का रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विच कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स करना है, 10 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, विच इज़ ऑफ 2 मार्क्स। तो होल टोटल ये भी 10 मार्क्स हुआ है, वो भी सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स। तो होल टोटल आज हम 20 मार्क्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 20 मार्क्स कितना मार्क्स है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बता दूँ बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 60 मार्क्स का आता है और ये जो 20 मार्क्स हैं ये आप लोगों का मार्क फेचिंग क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सी और सेट आंसर का मतलब आप लोगों को मार्क्स मिल सकता है। ये 20 मार्क्स में आप लोगों को ये पहले ध्यान में रखना है कि ये जो 20 मार्क्स का सेट क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर 1-2 मार्क का जो क्वेश्चन एंड आंसर हो, वहाँ पे आप लोगों को एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए। क्योंकि ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग जब देखोगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो, यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोग चाहे तो मतलब मार्क कट हो सकता है, बट ये जो सी और सेट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे आप लोगों को एक भी मार्क कट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पहले आप लोगों को ध्यान पे रखना है। तो इसीलिए मैं पार्ट ए वहाँ पे लास्ट वीडियो में बनाई थी और आज मैं यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स है आज मैं इसी वीडियो के बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में से आप लोगों को कुछ डाउट लगता है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ठीक है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पेपर्स देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा गया है कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज। आप लोगों को पता होगा बायोकेमिस्ट्री में हमारा जो डीएमएलटी में जैसे कि हम लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोर्स कर रहे हैं तो हम लोगों का ब्लड टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का शुगर टेस्ट, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो मेनली हमारा FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, PPBS पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का आता है RBS रैंडम ब्लड शुगर। ये टेस्ट आप लोगों का कॉमन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका नॉर्मल रेंज भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे आप लोगों को ये पूछा गया है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं ये बता दूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आप लोगों का FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रहता है देन यूर नॉर्मल। डायबिटीज़ आप लोगों को हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर आप लोगों का लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद सेकंड आता है आप लोगों का, अगर आप लोगों का FBS यानी फास्टिंग ब्लड आप लोगों का 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर रहता है देन यू आर प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब होता है यू आर मोर प्रोन टू डायबिटिक, डायबिटीज़ की ओर जा रहे हैं बट डायबिटीज़ अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे मेनली डायबिटीज़ का आप लोगों का FBS कितना रहता है, ग्रेटर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आप लोगों का FBS का रिजल्ट आता है देन यू आर ए डायबिटिक पेशेंट। तो आप लोगों को यही सब चीज़ें लिख देना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को पूछा गया है नॉर्मल कितना है लिखना है, तो नॉर्मल आप लोग लिखोगे लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया है, आप चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, विटामिन D डेफिशिएंसी कॉजेस व्हाट इन चिल्ड्रेन। आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में बताई थी, विटामिन चैप्टर आप लोगों का है जो कि आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी के बाद रिकेट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग कल बात किए थे, मतलब पार्ट ए में आप लोगों को रिकेट्स के बारे में पूछा गया था।
तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे वही सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस व्हाट डिजीज इन द चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन में ये आप लोगों का रिकेट्स कॉज करता है और अडल्ट को ऑस्टियोमालेसिया। तो विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है, विच हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर बॉडी। आप लोगों को पता होगा हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डाइट पे कैल्शियम लेते हैं बट तो अगर आप लोगों के बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी रहता है तो ये जो कैल्शियम आप लोग डाइट पे ले रहे हो ये ठीक से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन मतलब अगर अब्जॉर्प्शन कैल्शियम का नहीं होगा देन कैल्शियम डाइट में लेने का नो फायदा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी लेना है ताकि वो कैल्शियम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो बता रही हूँ मैं, अगर आप लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है तो आप लोगों को रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स इज ए डिजीज जहाँ पे आप लोगों का बोन्स क्या हो जाएंगे ना, सॉफ्टन हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो बोन्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, बिकॉज ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बोन्स आप लोगों के सॉफ्टन हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकेट्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे आप लोगों को ये पूछा गया है which is a copper containing enzyme। आप लोगों को बताना है कॉपर कंटेनिंग एंजाइम के बारे में लिखना है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 3 मेजर कॉपर कंटेनिंग एंजाइम इन ईस्ट आर देयर। फर्स्ट वन ए मल्टी कॉपर ऑक्सीडेज and next is a copper heme oxidase and the last one is super oxide dismutase, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है। फिल इन द ब्लैंक्स पे आप लोगों को एक ही लिखना है, आप लोग जो भी चाहो एक वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, एक एंजाइम का नाम लिख सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है which level in blood is estimated to detect long term control of blood sugar। देखिए यहाँ पे आप लोगों की ब्लड शुगर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये आजकल बहुत ही कॉमन है ब्लड शुगर के बारे में, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, ठीक है, ये सबके टेस्ट के इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज HbA1c। तो ये इसका आंसर होगा कि HbA1c लेवल इन ब्लड इज एस्टिमेटेड फॉर द लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज टेस्ट के लिए हम लोग FBS करते हैं जो कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करते हैं, और उसके बाद पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज जो कि PPBS करते हैं, RBS करते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। बट यहाँ पे मैं बता दूँ HbA1c का मतलब होता है आपके 2 to 3 मंथ्स में आपके ब्लड पे कितने शुगर लेवल रहे हैं, इसका जो रेगुलेशन यहाँ पे आप लोगों को शो करेगा इन द रिजल्ट ऑफ HbA1c। और उसका परसेंटेज भी हम लोग डिस्कशन किए थे इन द लास्ट वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वही कि HbA1c और अदरवाइज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अटैच्ड विथ शुगर यूनिट्स, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, शुगर आप लोगों का होता है मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो आप लोग जानते ही होंगे, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है विच इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट कॉजेस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑब्वियसली आयरन। आयरन के डेफिशिएंसी से ही आप लोगों का माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को यही लिखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, डिपोजिशन ऑफ व्हिच क्रिस्टल्स इन जॉइंट स्पेसेस कॉजेस गाउटी अर्थराइटिस। तो ये लोग गाउट एक क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कल बात किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जाके पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा रिपीट तो बार बार हो ही रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट में गाउट आप लोगों को पूछा गया था और यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है गाउट के लिए कौन सा क्या चीज़ हमारा एक्यूमुलेट होता है। तो क्या चीज़ मैं बताई थी, तो आंसर मुझे वो वीडियो देख के आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा यूरेट क्रिस्टल्स। जैसे कि मैं बताई थी गाउट क्या होता है, इंक्रीज इन यूरिक एसिड इन आवर ब्लड इज कॉल्ड एज गाउट। तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी में जब ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो इट फॉर्म्स यूरेट क्रिस्टल्स। और ये जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं ये हमारे जॉइंट पे एक्यूमुलेट करते हैं एंड फॉर्म इन्फ्लेमेशन एंड इंटेंस पेन इन जॉइंट्स।
दैट इज कॉल्ड एज गाउट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा कि यूरेट क्रिस्टल्स। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, व्हिच सुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते हो तो इसको जान लो, अगर आप लोग जानते हो मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर बताइए। डीएनए पे आप लोगों का कौन सा सुगर रहता है, तो थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ, इट इज़ अ पेंटोज सुगर। ठीक है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा न्यूक्लिक एसिड्स हमारे जो होते हैं, डीएनए होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, व्हेयरएज आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये एक राइबोज सुगर है, डीऑक्सीराइबोज सुगर। ठीक है, तो डीएनए में कौन सा सुगर रहता है आप लोगों को ये लिखना है, कंटेन्स अ पेंटोज सुगर दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज सुगर। अगर आप लोगों को आरएनए पूछ रहा है देन आप लोगों को लिखना है राइबोज सुगर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये पूछा गया है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट कॉजेस स्कर्वी। कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से आप लोगों को स्कर्वी होता है। देखो विटामिन चैप्टर आप लोगों को बहुत ही क्लियर करके जाना है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार रिपीटेडली बोल रही हूँ कि विटामिन चैप्टर आप लोग क्लियर करके जाइए। तो विटामिन, कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से आप लोगों को स्कर्वी हो सकता है, सो द आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से आप लोगों को स्कर्वी हो सकता है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को पूछा गया है, व्हिच इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ टू फॉर्म प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को छोड़ के अगर हम लोग चलते हैं अमीनो एसिड के पास, तो अमीनो एसिड्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकंड वन इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या मतलब होता है, नाम से ही पता चलता है कि विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, ये है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, नीड है इसकी, बट ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। एसेंशियल जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता, इसीलिए हम उसको आउटसाइड सोर्स या फिर फूड मटेरियल से इसको लेना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड। तो और एक बात जो है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, इसीलिए हम लोगों को बाहर से आउटसाइड सोर्स से ये अमीनो एसिड्स हम लोग को लेना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को छोड़ दो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग हमारे जो 20 अमीनो एसिड्स, मेजर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने हैं। तो अब जो मैं बोलने वाली हूँ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसीलिए बोल रही हूँ एक कॉपी और पेन ला के रख दो और उसको लिख दो। सो देयर आर 9 इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर देयर। ठीक है, तो इसका नाम मैं बताने वाली हूँ, नोट कर लो। फर्स्ट वन हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वॉलिन। ठीक है, ये आप लोगों को 9 अमीनो एसिड्स याद रखने हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बाकी जो 11 रेस्ट रह गए हैं उसको भी आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2019 पे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आया है, होप सो कि 2020 में आप लोगों का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन आप लोगों को 10 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। और उसके बाद आता है आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो 10 मार्क्स, बट यहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि है 2 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों को आंसर्स पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो। सो एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन दिस आर प्रोटीन्स। अगर आप लोगों को एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन का रेशियो के बारे में पूछा गया है तो आप लोगों को क्या लिखना है, एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो इज द रेशियो ऑफ एल्बुमिन प्रेजेंट इन द सेरम इन रिलेशन टू द ग्लोब्यूलिन। समझ में आया आप लोगों को कि हमारे जो ब्लड में, सेरम में जो एल्बुमिन प्रेजेंट है उसको इन रिलेशन टू ग्लोब्यूलिन आप लोगों को चेक करना है कि कितना आप लोगों का एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन रेशियो है। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो पूछा गया है। तो पहले मैं ये बता दूँ, होल टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन को लाइट में रखते हुए आप लोगों को ये जो एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो को आंसर लिखना है। तो नॉर्मली देयर इज लिटिल मोर एल्बुमिन इज देयर इन द सीरम देन ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन से थोड़ा सा स्लाइटली
ज़्यादा है हमारे एल्बुमिन, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका नॉर्मल रेंज दिखोगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 1.5 to 2.5:1, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली गूगल पे तो 1:1 लिख रहा है, बट स्लाइटली एल्बुमिन हमारा जो है 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वैल्यू लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हो 1.5 to 2.5:1, ठीक है। ये इसका नॉर्मल रेशियो है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। तो आप लोगों को इतने लिखने से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन लिखना है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो क्या होता है, और उसके बाद आप लोगों को नॉर्मल रेंज लिख देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दैट इज व्हिच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोजिंग एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो है एक डिसीज़ है, वहाँ पे आप लोगों को उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा एंजाइम आप लोगों को स्पेसिफिकली टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट ऐसा है जो कि कौन सा एंजाइम ऐसा है जिसको टेस्ट करने से हम लोगों को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है हम लोगों को पता चल जाएगा। सो द आंसर इज अमाइलेज और यू कैन से इट एज लाइपेज भी हो सकता है। ये दोनों एंजाइम्स अगर आप लोग टेस्ट करते हो इन द टर्म ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस तो आप लोगों को रिजल्ट अच्छे से मिलेगा टू डायग्नोज दिस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। तो आप लोगों को ये पर्टिकुलर वर्ड लिखना है कि अमाइलेज और लाइपेज जो एंजाइम्स है दीज आर बायोकेमिकल मार्कर फॉर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली जितना भी रहता है और उसके बाद अगर आप लोगों का एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के टाइम पे ये 3 टाइम्स एलिवेट हो जाता है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम आप लोग टेस्ट करते हो इन द टाइम ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर इंट्रासेलुलर बफर। आप लोगों का बफर क्या है पहले ये जानना होगा, फिर उसके बाद इंट्रासेलुलर बफर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर क्या होता है, और उसके बाद आप लोग लिखोगे इंट्रासेलुलर बफर के नाम। बफर्स दे आर द मॉलिक्यूल्स that can accept or donate protons to resist the changes in pH when you add acids or bases to the solution। इस सब का क्या मतलब होता है, सोचो। मैं इजी में बता देती हूँ कि बफर्स क्या होता है ना, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड और कंजुगेट बेस और वीक बेस विथ कंजुगेट एसिड। तो ये एक मॉलिक्यूल्स है। अगर आप लोग कुछ भी सोल्यूशन पे यानी कि वाटर पे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एसिड या फिर बेस ऐड करोगे तो ऑब्वियसली इसका पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा। बट अगर वहाँ पे ये बफर होगा तो वहाँ पे आप लोगों का पीएच जो होगा वो रेजिस्ट कर जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज द बफर्स। तो इंट्रासेलुलर बफर क्या होता है, तो जैसे कि बफर का काम होता है पीएच को बैलेंस करना, पीएच को कांस्टेंट रखना, ठीक है। तो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे, हमारे सेल्स के अंदर में इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे तो क्या होता है ना, जब हमारा पीएच थोड़ा इधर उधर हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हमारे वहाँ पे भी बफर्स होते हैं टू कंस्टेंट द पीएच, टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। दे आर कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर बफर्स। क्यों इंट्रासेलुलर बफर्स है, क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं कि ये कंस्टेंट पीएच रखने में हमारे बॉडी में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हेल्प करते हैं, ठीक है। ले चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेस फेलियर इन डार्क अडॉप्टेशन। देखो यहाँ पे फिर से विटामिन का क्वेश्चन आ गया है, तो कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से तो आप लोगों को फेलियर इन डार्क अडॉप्टेशन, अंधेरे में आप लोगों को दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये कौन सा डेफिशिएंसी आप लोगों को पढ़े ही होगे, क्लास 5 से आप लोग पढ़ के आ रहे हो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और अदरवाइज इट इज सेड एज रेटिनॉल। रेटिनल और विटामिन ए के डेफिशिएंसी आप लोगों का फेलियर इन डार्क अडॉप्टेशन होता है। तो आप लोग ये सोच रहे होगे तो बहुत सारे विटामिन हमारे पास हैं, तो अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो भी जाता है तो ये डार्क अडॉप्टेशन क्यों कॉज करता है। क्योंकि आप लोगों को मैं ये बता दूं, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हमारे बॉडी में रोडोप्सिन रिलीज होता है। रोडोप्सिन इज ए फोटोपिगमेंट, ठीक है। तो ये रिलीज होता है, रोडोप्सिन इज जनरेटेड, ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड यही होगा कि रोडोप्सिन इज जनरेटेड इन आवर बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। द बॉडी सिंथेसाइजेस रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए। जब आपके बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए होगा तो रोडोप्सिन आप लोगों के बॉडी में जनरेट नहीं होगा, तो इसके लिए आप लोगों को फेलियर इन डार्क अडॉप्टेशन होगा, क्योंकि रोडोप्सिन एक फोटोपिगमेंट है जो कि हमारे बॉडी में जनरेट होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो द बॉडी सिंथेसाइजेस दिस रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए।
तो इसीलिए विटामिन ए के डेफिशिएंसी से, रेटिनॉल के डेफिशिएंसी से, या फिर आप लोग और एक वर्ड भी बोल सकते हो जैसे कि हाइपोविटामिनोसिस ए। हाइपो मतलब डिक्रीज, हाइपो मतलब इंक्रीज, तो हाइपोविटामिनोसिस ए और विटामिन ए और रेटिनल, इसके डेफिशिएंसी से आप लोगों को फेलियर इन डार्क एडाप्टेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों का यहाँ पे ये विटामिन ए वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम पहुँच जाते हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे भी ये आगे क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको भी देखना चाहिए। नेम ए हार्मोन दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों को पता होगा मैं लाइपोप्रोटीन्स के बारे में बताई थी। तो लाइपोप्रोटीन्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स, वीएलडीएल, एलडीएल एंड एसडीएल। वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड एसडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो ये 4 टाइप्स के हमारे लाइपोप्रोटीन्स हमारे बॉडी में हैं। ये क्या करते हैं, दे आर द कैरियर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो हमारा जो एसडीएल रहता है इट इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना, हमारे कोलेस्ट्रॉल हमारे जो पेरिफेरल टिश्यूज़ में है इसको लाके वो लिवर पे रख देता है ताकि वहाँ पे वो डिटॉक्सिफाई हो जाए। ठीक है, तो ये इट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल भी सिंथेसाइज करता है हार्मोन्स। आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, ओबेसिटी ज़्यादा हो गया है, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डिसीजेस आ सकते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी बिकॉज इट सिंथेसाइजेज सम हार्मोन्स। ये कौन से हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं, दे सिक्रीट और दे हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो 5 मेजर क्लासेस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय योर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक जो था कि दिमाग में था कि कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड फॉर आवर बॉडी, तो आप लोगों को उसके एक गुड पॉइंट पे, पॉजिटिव पॉइंट पे भी आप लोग थोड़ा याद रख लो। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल से आप लोगों का सिंथेसाइज होता है 5 मेजर स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये कहाँ कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, प्लेस क्या है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन एड्रेनल कॉर्टेक्स, प्लासेंटा एज वेल एज इन द गोनेड्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए, आप लोगों के 20 मार्क्स, 20 इंपॉर्टेंट मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी। ऐसे वीडियो मैं बनाती रहूँगी, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कलेक्ट करती रहूँगी। आप लोग थोड़ा सा मुझे एनर्जी बूस्टर जैसे आप लोग मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों के जूनियर सीनियर जितने भी हैं वहाँ पर शेयर कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सुब्रास बायोलॉजी फैमिली को हमको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।